हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम क्या कर रहे हैं कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 14th जेपीएससी के लिए, जो कि जिसकी डेट क्या है 8 मार्च। टेंटेटिव डेट क्या है 8 मार्च है। नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उससे पहले हम एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं पैनिक से बचने के लिए। सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि सर ये बार बार क्यों बोल रहा है, लेकिन आप बात मान के चलिए, एक बार एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया तो समझ लीजिए एग्जाम आ गया। और फिर कुछ नया करने के लिए आपके पास होता नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास होता नहीं है। जैसे कुछ होता है ना कि कुछ ये कर लें, ये पढ़ लें, तो वो अगर जो आपके अंदर ये जो एक ईगरनेस होती है, जिसको खुजली बोलते हैं, कि वो निकाल लीजिए आप नोटिफिकेशन से आने से पहले ही। मतलब जो एक्सपेरिमेंट करना है आप अपने साथ, वो नोटिफिकेशन आने से पहले ही कर लेना। तो हम उस एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि हम बस करंट अफेयर्स को एक बार चेक कर रहे हैं कि ऑब्वियस टॉपिक क्या है सबसे ज़्यादा। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब तो टॉपिक्स हैं ही, बस जो करंट अफेयर्स है वो एक सबसे ज़्यादा टेढ़ा टॉपिक है, ऑब्वियस है, और सबसे ज़्यादा टेढ़ा है। टेढ़ा इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये लास्ट मोमेंट में डिसाइड नहीं हो पाता, और इस चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। और सीधा सीधा इस सेंस में है कि कुछ भी नहीं, न्यूज़ है, जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं, समाचार पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी तरीके से सुन लिया, 2-3 बार याद हो जाएगा। लिखने उखने की भी मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोग लिख के लेके बैठ रहे हैं पेन वेन, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो नहीं बैठना चाह रहे हैं, आराम से लेट कर देखना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर ऐसे ही याद हो जाता है 2 से 3 बार, ठीक। बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एज ए न्यूज़ समझ के, एज ए बोझ समझ के आप नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना तो ये बहुत बोरिंग चीज़ है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025, ये 12 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं हम अपने इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। उस ऑर्डर में जो 2 सबसे बड़े-बड़े हैं, नेशनल इवेंट जो हुए हैं साल भर में वो, और जो इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं वो, ये इस पूरे जो 16 टॉपिक में हमने बनाया हुआ है, इसमें सबसे 2 बड़े टॉपिक यही हैं। तो इसके लिए 5 वीडियो हो चुकी है, और ये छठी वीडियो है, ठीक? 1-1 घंटे 50-50 में, मोर और लेस सारी की सारी 1 घंटे के अराउंड में है। तो 6 घंटे का ये टॉपिक है नेशनल इवेंट का। उसी तरीके से मेरे ख्याल से 3 वीडियो इंटरनेशनल इवेंट के लिए लगेंगे, और बाकी सबके लिए 1-1 वीडियो, या 1 से भी कम वीडियो। मतलब जैसे ये 2 टॉपिक्स हैं, ये इसके लिए 1 वीडियो लगेगा, मान लिया इसके लिए 1 वीडियो लगेगा, इन दोनों के लिए 1 वीडियो लग सकता है, तो बाकी सब 1 आधे वीडियो में हो जाएंगे। ये जो थोड़े-थोड़े हैं, बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बल्क में बनते हैं। 15 क्वेश्चन, आपको पता है ना, 15 क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने क्या किया, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं नेशनल इवेंट का वीडियो नंबर 6, ठीक है? उसके बाद से हम इंटरनेशनल इवेंट का शुरू करेंगे, ओके? एक बात मैं आपको और बता दूँ, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट डेज़ पर हम करंट अफेयर्स की वीडियो डाल रहे हैं, ठीक? हमने अपने ऐप पर क्या कर रखा है कि पूरा का पूरा हम जो है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो ऐप पर अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अगर आपको अर्ली एक्सेस सारा वीडियो एक साथ चाहिए, जो ये 16 वीडियो हैं एक साथ चाहिए, 4-5 3 दिन के अंदर आपको चाहिए, ताकि आप और अर्ली मतलब स्टार्ट कर सकें। तो अगर आपको एक अर्ली एक्सेस चाहिए, तो सेम चीज़ जो वीडियो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, मतलब 10-15 दिन में आपको सारा का सारा करंट अफेयर जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और जल्दी चाहते हैं, थोड़ा और आप एक सबसे एक एज लेना चाहते हैं, तो मात्र 99 रुपीज़ में, हर चीज़ 99 रुपीज़ में, जो होता नहीं कि एवरी आइटम इज़ समथिंग लाइक दैट, 99 रुपये का हर आइटम, वो आपको करंट अफेयर्स का 99 रुपीज़ में मिल रहा है। उसके साथ आपको क्या मिल रही है, एक पीडीएफ भी मिल रही है, एनोटेड पीडीएफ, जो मैं नोटेशन लगा रहा हूँ वो भी मिल रही है, और साथ साथ एक ई बुक भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, 99 रुपीज़ में। तो आपको अर्ली चाहिए तो 99 रुपीज़ का ये है। पर अगर आप आराम से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जिनको थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा प्राइस पे करना है, उनके लिए है, ठीक है? 99 रुपीज़ में पीडीएफ है ये। अर्ली एक्सेस है, सारे वीडियोज़ का जल्दी आपको मिल जाएगा। आप बैठ करके 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, वरना आप वेट करते रहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक? 16 वीडियो का वीडियो नंबर छठा है, ठीक? जे और ये आपको पता है 99 रुपीज़ में एमसीक्यू है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट एमसीक्यू। पढ़ाई करने से पहले ही आपको एक एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ का आइडिया होना ज़रूर चाहिए, ठीक? ठीक है, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ का आइडिया होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, पढ़ाई को आपको एक बेटर लाइन लेंथ, एक बेटर सिंक्रोनाइजेशन मिलता है, ठीक? वरना कुछ भी पढ़ते रहिए, इतिहास और भूगोल इतना ज़्यादा बड़ा है कि क्या-क्या पढ़ेंगे आप। लेकिन अगर आप एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यूज़ लगाएँगे, तो एक आपको बेसलाइन पता चलेगी आपकी कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, मतलब किस चीज़ पे रिस्क लिया जा सकता है। मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, पर टाइम के उसमें देखा जाए, कंस्ट्रेंट में देखा जाए, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो उसमें हमें क्या करना है कि किसी चीज़ के लिए हमें रिस्क लेनी है। वो रिस्क आपको कौन बताएगा, वो एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ बताएँगे। तो पीवाईक्यूज़ के सारे वीडियो मैं खुद लूँगा। 4 साल के पीवाईक्यूज़ और एक आध बैकलॉग जो है वो लूँगा मैं, और एमसीक्यू आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है? जाइए ऐप पर, ये गूगल प्ले स्टोर पे सिलेक्ट सिविल्स नाम से ऐप है हमारा, उसको जाइए, ठीक है? हमने भी नई शुरुआत की एक तरीके से, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रिवॉर्ड करिए हमें भी, ओके? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन चूँकि ऑब्लिगेशन है मेरी बोलने की, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर पसंद आ रहा है वीडियो लेक्चर्स, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
ओके, कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज, वेरी फर्स्ट न्यूज क्या है? रैंकिंग स्टेट फिस्कल परफॉर्मेंस, रैंकिंग स्टेट्स फिस्कल परफॉर्मेंस, द नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्लेस्ड उड़ीसा एट द टॉप फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ इन सेकंड पोजीशन व्हाइल बिहार रैंक 13th। कह रहा है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का मतलब होता है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकारों का ये फिस्कल हेल्थ है का इंडेक्स है। फिस्कल हेल्थ का मतलब होता है कि कोई अपने रेवेन्यू को, जो सरकार कमा रही है, जो पैसे आ रहे हैं, उसको खर्च कैसे कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा और इधर-उधर खर्च कर रही है तो उसकी फिस्कल हेल्थ क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो अब इकोनॉमिक्स में तो आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो ये इकोनॉमिक्स देखेंगे तो थोड़ा-सा एक लेक्चर का ही ये पूरा वीडियो है। पर यहाँ पे आपको मोटा-मोटी बात समझनी है कि जितना कमा रही है सरकार, वो उसको खर्च किस हिसाब से कर रही है। ऐसा तो नहीं कि सब बाँट दिया फ्री में वोटिंग पाने के लिए और इस तरीके से चीज़ें। ऑब्वियसली हमारा जो पॉपुलिस्टिक जो है सिस्टम है, उसमें क्या है कि आपको खुश करना ही है लोगों को। तो उसमें क्या होता है, सरकारें कभी-कभी आगे बढ़ के खुश करती हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी फिस्कल हेल्थ क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। फिस्कल हेल्थ मतलब उनका बजट में नुकसान होने लगता है। सही हिंदी में बोला जाए तो बजट में उनको क्या होने लगता है? नुकसान होने लगता है। तो उसमें कह रहा है कि जो सबसे कम अपना नुकसान कर रहा है, यानी जो सबसे बढ़िया अपने रेवेन्यू को मैनेज कर रहा है, उसमें सबसे बढ़िया टॉप पर कौन है? उड़ीसा है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ है और बिहार रैंक 13 है। बिहार कितने नंबर पे है? 13th पे। किसी सेंस में चूँकि बिहार का भी दिया हुआ है कि बिहार 13वें नंबर पर है, ठीक? राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ जो है इंडेक्स 2025 में उड़ीसा प्रथम, छत्तीसगढ़ द्वितीय और बिहार तृतीय स्थान पर रहा। ठीक। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत डिलिबरेट करूं और सब बताऊं, नहीं भैया, कुछ बताने के लिए नहीं है। एक न्यूज 1 मिनट में सुनना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक। मैं खेलता रहूं आपके साथ और आप कहें कि सर तो बहुत डीप लेके चले गए, बहुत नहीं भैया, कुछ गणित विज्ञान नहीं है कि आपको गहराई में जानी है। समाचार का न्यूज है वो आपको पढ़ना और आगे बढ़ जाना है और एग्जाम के बाद भूल जाना है। अच्छे बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे वो होते हैं कि एग्जाम में लिख ले जाते हैं और एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। जिंदगी भर न्यूज तो याद करना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम हो गया और आपको खबर ये भूल जानी है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, नहीं मतलब जिंदगी में कहीं नहीं काम आता। लेकिन चूंकि परीक्षा लेने का ये पैमाना है, कोई 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 लेक कहीं अफ्रीका में सूख रही है, वो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन कभी आप जिंदगी में उसका कुछ यूज नहीं है। कोई आपका यूज तो छोड़िए, कोई आपका ऐसा भी नहीं कि वो आपका इंटेलेक्चुअल वो बढ़ जाएगा, वो सब भी नहीं बढ़ेगा। वो सिर्फ इसलिए है, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम पास हो जाए। बाकी कोई बहुत चाव से पढ़ रहा है, ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, दुनिया के उसको इतिहास में बहुत इंटरेस्ट है, वेल एंड गुड। बट अभी हमारा टारगेट क्या है कि हमारा एग्ज़ाम पास करना है। हमें इतिहासकार, भूगोलविद या गणितज्ञ या कुछ भी नहीं बनना है, ठीक है? हमें झारखंड का पता चले कि हर चीज़ का झारखंड का एक-एक कोना-कोना जान रहे हैं, नहीं भैया, हमें अभी नहीं करना, बाद में आपको मौका मिलेगा। हमें अभी परीक्षा पास करनी है और नौकरी लेनी है, ठीक है? ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात, मैं मोटिवेशन नहीं दे पाऊँगा। 2 चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा आपको। आपको मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा। पढ़ाई से आप मोटिवेट हो गए तो हो गए, वरना मैं कोई शायरी सुना के, कोई आपको गज़ल सुना के, कुछ 4 लाइनें इधर-उधर की मोटिवेशनल रश्मि रथी पढ़ के मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा। दूसरी चीज़, मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक? कुछ जोक सुना दिया, ये सब भी नहीं होगा। सीधा मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, उसके अलावा, ठीक? और नौकरी पाके आप एंटरटेनमेंट लीजिए ज़िंदगी भर, ठीक? टीचर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, मेरा मानना ये है। टीचर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ सिंसियरिटी और डिसेंसी। मुझे टीचर लाइफ में ऐसे ही मिले, जो सिंसियर और डिसेंट और यू नो तो हालाँकि टीचर तो टीचर होता है, अपनी-अपनी पढ़ाने का तरीका होता है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। Recognizing India's cultural heritage, UNESCO's memory of world register has included the Bhagavad Gita and the भरत मुनि's नाट्य शास्त्र। अब आपको बताया था मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में, आपको याद होगा कि यूनेस्को कई तरीके के रजिस्टर मेंटेन करता है। यूनेस्को क्या करता है? कई तरीके के रजिस्टर बोलिए तो, या कई तरीके की लिस्ट मेंटेन करता है। उसी एक लिस्ट में क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। आपको क्या बताया था? यूनेस्को की जो लिस्ट है, यूनेस्कोज लिस्ट, उसमें आपको बताया था मैंने क्या करता है। एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाता है, की लिस्ट मेंटेन करता है। उसमें इंडिया के कितने साइट्स हैं? 44 साइट हैं, ठीक। उसके अलावा वो बनाता है लिविंग ट्रेडिशंस। उसमें आपको मैंने बताया था दीपावली का इंक्लूजन, लेटेस्ट इंक्लूजन क्या है? दीपावली का। और मैंने आपको बताया था कि अर्जेंट नीड, वो साइट्स या वो जगह जिनका अर्जेंट नीड है, किस चीज़ की? प्रोटेक्शन की, अर्जेंट नीड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक। उसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूसीसीएन की एक लिस्ट बनाता है जो क्रिएटिव सिटी हैं। जैसे लखनऊ, आपको गैस्ट्रोनॉमी में मतलब खाना वाना बनाने में लखनऊ बड़ा यूनिक है, आपको बताया था। हैदराबाद भी उसी तरीके से है। बनारस, ग्वालियर को म्यूजिक सिटी के रूप में, म्यूजिक के क्रिएटिव सिटी के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया गया। इसी तरीके से 16-17 सिटीज हैं, वो भी आपको बताया था। और उसके अलावा एक है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। वर्ल्ड रजिस्टर का मतलब है कि दुनिया की वो लिपियां और पुराने जो समय के एंशियंट टाइम के जो स्क्रिप्ट्स हैं, उन सबको रजिस्टर करने का
एक लिस्ट है। मेमोरी का मतलब होता है पुराने समय की यादें। अब कैमरा तो था नहीं, वीडियोग्राफी तो थी नहीं, तो जो चीज़ें हमारे पास लिखित रूप में है, तो या तो वो कला से रिलेटेड है और साहित्य से रिलेटेड है, कोई भाषा है, कोई चिन्ह है, कुछ भी है, उसको क्या कर रही है, एक हेरिटेज का एक रजिस्टर बना रही है कि ये जो चीज़ें हैं, इस रजिस्टर में जो चीज़ें हैं वो हमें पुराने समय की याद दिलाती हैं, हमें सीखने को वो करती हैं। तो उसी में जो एक लिस्ट इंक्लूड, दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, भागवत गीता ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीज़ है, और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ये दुनिया का पहला जो है जो ड्रामा और म्यूजिक पे कंप्लीट ट्रिटाइज लिखा गया, कंप्लीट एक तरीके की किताब है भरत मुनि नाट्यशास्त्र। इन दोनों को क्या किया गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। ठीक, भारत की सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देते हुए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। ठीक, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। ठीक, ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, ऐसे ही पढ़ते चलना है। ठीक, याद और सुनना है और समाचार की तरह याद कर लेना। बूस्टिंग एग्रीकल्चर इनोवेशन इन द इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ओके फिर से, बूस्टिंग एग्रीकल्चरल इनोवेशन द इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ न्यू टर्मरिक वैरायटी नेम्ड IISR सूर्या। एक नई तरह की टर्मरिक को क्या बोलते हैं, टर्मरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, हल्दी। ठीक, टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं। ओके, टर्मरिक को हल्दी बोलते हैं। नए तरीके की टर्मरिक जो है किसने डेवलप की है, इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम है IISR सूर्या। तो ये पूछा जा सकता है, अब हल्दी मटर टमाटर लहसुन मिर्चा याद पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन या जो जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है उनके लिए हो सकता है, लेकिन अब जो कोई नॉर्मल है, जो इंजीनियरिंग किया है, जो साइंस पढ़ा है, जो कॉमर्स पढ़ा है, उसको क्या पता कि हल्दी तो दाल में डाला और हो गया, कहानी खत्म। लेकिन अब चूंकि इस पर्चे में पूछा जा सकता है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो उस हल्दी का नाम है IISR सूर्या। अब वो नई तरीके की हल्दी है क्या, ये भी कुछ नहीं पता है। पता हो ना हो, आपको पता ही नहीं करना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हल्दी के बारे में पढ़ने नहीं जाना है। ठीक है, IISR सूर्या एक हल्दी है जिसको किसी इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, किसी इंस्टीट्यूट ने, ये भी नहीं याद करना है कि किस इंस्टीट्यूट ने। एग्जाम में रिकॉल हो गया तो हो गया, गेस वर्क वो सब चीज़ें करनी है आपको। To tackle rising air pollution, the Delhi government has approved 3.21 crore cloud seeding project in collaboration with IIT Delhi to introduce artificial rainfall। ये artificial rainfall को इंड्यूस करने के लिए क्या किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT दिल्ली के साथ एक कोलैबोरेशन किया, तो इतने पैसे का, ताकि जो है नकली कृत्रिम बारिश कराई जा सके। ठीक, वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली के सहयोग से 3.12 करोड़ की क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है। ओके, एक सेकंड, फोन आ रहा है, एक, ठीक है, फिर से देखते हैं कि क्या बता रहा था मैं। कृत्रिम वर्षा, ओके, थोड़ा सा इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कृत्रिम वर्षा बतानी है आपको, तो एक पेज लेते हैं। एक सेकंड, जरा मुझे पेज ऐड करनी है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं जरा एक पेज ऐड करता हूँ, प्लेन पेज लेते हैं और इसको ऐड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, कृत्रिम वर्षा। ओके, ये दिख रहा है ना, इस पेज आपको दिख रहा है, एक मिनट में जरा देखूँ, दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। तो क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन। ठीक, एक मिनट जरा मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है, ठीक। क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन इसको बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। ठीक, वर्षा कराई जा रही है कृत्रिम तरीके से। तो इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, वो केमिकल्स हैं सिल्वर, SILVER, सिल्वर आयोडाइड, जल्दी करता हूँ, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, और ड्राई आइस और सॉल्ट। ठीक, मेनली सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। अभी क्या किया जाता है कि इसको किसी प्लेन वगैरह से ले जाके और बाद ये जो एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर इसको स्प्रे कर दिया जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, तो जो क्या होता है, जो वेपर है, वेपर जो क्लाउड का वाटर वेपर है, सॉरी वेपर किसका, वाटर का, ये क्या होता है, इसको कंडेंस होने की जगह मिल जाती है, तो ये वेपर क्या होने लगता है, इन्हीं पार्टिकल्स पे, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के पार्टिकल्स पर कंडेंस होने लगता है। तो कंडेंस होकर जब धीरे धीरे, एक ये सिल्वर आयोडाइड है, इस पर वेपर कंडेंस हुई और कंडेंस हुई, ये और कंडेंस हुई, तो और उसके बाद से चूंकि ऊंचाई पर है तो ठंडा होना शुरू हो जाती है, तो एक लिमिट के बाद से इतनी ठंडी हो जाती है, वजन बढ़ जाती है इसकी, और वेपर किस में बदल जाता है, वाटर में, और वो वाटर क्या होता है, फॉल कर जाता है। तो इससे हम बोल रहे हैं कि नेचुरली हम क्या, नेचुरल बारिश नहीं हो रही, हम क्या कर रहे हैं कि केमिकली इंड्यूस करा दे रहे हैं। किस चीज़ का यूज़ करके, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और सॉल्ट वगैरह का
यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, कृत्रिम वर्षा करा दे रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल कंडेंसेशन करा रहे हैं। संघनन समझ रहे हैं ना आप लोग, कंडेंसेशन। ठीक, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैं बातचीत की इंग्लिश में ही आपको बता रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में एग्जाम देता हूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर हिंदी नहीं बता रहे, पर बोल तो मैं हिंदी ही रहा हूँ। और कंडेंसेशन, संघनन, कंडेंसेशन आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, संघनन होता है। ऑब्वियसली जो नहीं समझ रहे उनके लिए मैं बोल भी रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है कि, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हिंदी थोड़ी सी और बतानी चाहिए, पर ठीक है, सबकी अपनी लिमिट है, और थोड़ा आप साथ दीजिए, थोड़ा हम साथ देते हैं, ठीक। अगली न्यूज़ क्या है, creating a national first in digital licensing. Ishita Bhargav from Jabalpur became India's first woman to receive an electronic personal license, making India the world's second economy to launch the ईपीएल सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ी अजीब सी न्यूज़ है, थोड़ी अलग सी न्यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस है। क्या हुआ है कि इनको डिजिटल लाइसेंस मिला है। इशिता भार्गव, सॉरी, इशिता भार्गव को, एक सेकंड, ओके, इशिता भार्गव को क्या हुआ है, जबलपुर से हैं, इनको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस क्या दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो होता है वो बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ये लाइसेंस दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए क्या दिया जाता है, ये लाइसेंस दिया जाता है। दिख रहा है आपको, ये सेट क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाता है। ओके, अलाउज, ये क्या करता है, कहीं लिखा है इसके बारे में, कोई डिस्क्रिप्शन है, चलिए हम बताते हैं, कोई पेज खाली नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं खुद सोच रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ जगह लेते हैं। ठीक, ये देता कौन है, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक, ये है क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन का क्या है, ऑथोराइज करने का क्या है, लाइसेंस। ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन लाइसेंस क्या करता है, ये क्या करता है कि किसी इंडिविजुअल को अलाउ करता है, अलाउ किस चीज़ का अलाउ करता है, या किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी फर्म को भी, कंपनी को भी अलाउ करता है कि आप क्या कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला लाइसेंस दे दिया और दुनिया का शायद दूसरा ये देश बन गया, वर्ल्ड सेकंड कंट्री टू लॉन्च ईपीएल सिस्टम। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना, बताऊँ तो बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। स्ट्रेंथनिंग डिसेबिलिटी राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन March 4, 2025 recognized protection against disability based discrimination as a fundamental right। क्या किया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ओके, ऑब्वियसली तो फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया। इनेबलिंग विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन जुडिशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 विद इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन। क्या कह रहा है, दिव्यांग अधिकारों को मजबूत करते हुए 4 मार्च 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। यानी कि अभी तक क्या था, कि अभी तक ऐसा ऐसा था कि अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ सरकार भेदभाव करती है तो वो ऐसा नहीं करे कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वो हनन करे। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला, एक मिनट, ओके, एक मिनट। ये क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो है अधिकार को मौलिक अधिकार दे दिया है, मानी फंडामेंटल राइट में दे दिया है। ठीक है, तो अब इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। ठीक, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट का होता है। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है, जैसे ऑर्डिनरी लॉज बना के उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, उसी तरीके से जो दिव्यांग लोग हैं उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं, जैसे एकदम फंडामेंटल राइट हो गया है वो। अभी तक वो आधारित भेदभाव मना था, आप कर नहीं सकते हैं, उसके लिए भी सजा हो सकती है आपको, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि दिव्यांगता आधारित भेदभाव एक फंडामेंटल राइट है, उसका दिव्यांगता आधारित भेदभाव का उल्लंघन करना एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करना। सिंपल सा न्यूज़ ये है, याद रखना है आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, ओके, स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मूविंग अहेड विद द जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र एंड द गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन हरियाणा विद द गोरखपुर फैसिलिटी बीइंग नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो क्या कर रही है कि भारत क्या कर रही है, अपनी परमाणु क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत सरकार महाराष्ट्र के जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और हरियाणा के गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को आगे बढ़ा रही है, जिसमें फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव उत्तर भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा में। और जैतपुर कहाँ पर है? जैतपुर महाराष्ट्र में। जैतपुर महाराष्ट्र, ठीक, MH महाराष्ट्र। और गोरखपुर वाला, ये गोरखपुर हरियाणा में भी है, गोरखपुर यूपी में भी है, आप जानते हैं, एक गोरखपुर हरियाणा में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और उस पावर प्लांट से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस पे काम करता है, उसको देखेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? रिफ्लेक्टिंग स्टेडी ग्रोथ इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बता दूं कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं कितने, थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कितने। आपको कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको पता ही है कि वो क्या है। उसी तरीके से कई सारी जगहों पे इंडिया के क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जरा उसको देख लेते हैं। ओके, इन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इस समय ऑपरेशनल हैं। जैतपुर और ये वाला जो है, इसको ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जैतपुर और ये जो गोरखपुर वाला है वो उसको एक स्टार्ट दिया गया है, न्यूज यही है। तो उन 7 को जरा सा देख लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, फिर वहाँ पे कर लेते हैं। ओके, एक ऐड पेज आफ्टर करते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको जरा देख लेते हैं कि वो 7 पावर प्लांट कौन है इंडिया में, उनको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे एक है पावर प्लांट आपका तारापुर है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक, तारापुर है कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में है, MH लिख दे रहा है महाराष्ट्र। दूसरा क्या है? राजस्थान, सिर्फ नाम याद रखिए, राजस्थान। अब एटॉमिक पावर स्टेशन, APS, ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, फिर है एक है मेरे ख्याल से मद्रास में, ऑब्वियसली मद्रास में तो है ही, मद्रास यानी कि तमिलनाडु, चेन्नई में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कालापक्कम पावर स्टेशन। ठीक, कालाकप्पम पावर स्टेशन। चौथा क्या है? चौथा है एक नरोरा, ऐसे बता देते हैं, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये है, ये यूपी में। ओके, ठीक। पांचवा हो गया कैगा पावर स्टेशन, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। ओके, 2 मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि क्या, जरा स्क्रीन आ रही है आपकी? स्क्रीन आ रही है, 1 मिनट। छठा जो है, और यहाँ है 7वां। ठीक, 6 और 7 जो है, 2 एटॉमिक पावर स्टेशन और हैं, वो है एक तो कुंडकुलम, मुझे नाम याद है, कुंडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 2 एटॉमिक पावर स्टेशन है, और एक मैं भूल रहा हूँ, एक गुजरात में। ठीक है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक, ये है गुजरात। तो ये 7 एटॉमिक पावर स्टेशन है, बल्कि 8, 10, 12, 15 और बनने वाले हैं। उनमें 2 जो जैतपुर है और महाराष्ट्र, और ये जो गोरखपुर वाला हरियाणा वाला है। ठीक, उन पे कुछ काम शुरू हो गया है। ठीक है, यही न्यूज़ है। ओके, तो लेकिन आपको 7 एटॉमिक पावर स्टेशन याद रखने। अब इन एटॉमिक पावर स्टेशन में क्या होता है कि जैसे हैं, तो ये 7 एटॉमिक पावर स्टेशन, ये हैं क्या है? 7 एटॉमिक पावर स्टेशन है। लेकिन हर में क्या होते हैं? रिएक्टर होते हैं। जैसे कहीं पे 2 रिएक्टर हो गए, कहीं पे 3 रिएक्टर हो गए, किसी एटॉमिक पावर स्टेशन में 4 रिएक्टर हो गए, समझ रहे हैं, कहीं पे एक ही है। तो इस तरीके से इंडिया में टोटल जो है 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव हैं। ठीक है, कैसे एक्टिव है? मान लिया यहाँ 3 एक्टिव हैं, 3 जल रहे हैं, 3 न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब भट्टियाँ, ऐसे भट्टी है और इसी में जल रही है। तो जैसे मान लिया 4 या एक किसी एटॉमिक पावर स्टेशन में 4 भट्टियाँ हैं, उसमें से 2 जल रही हैं, तो हम गिनेंगे कि वहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। सपोज करते हैं यहाँ 4 है, तो उस तरह कुल मिला के कितने? 7 एटॉमिक पावर स्टेशन में से 7 एटॉमिक पावर स्टेशन के पास टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इंडिया में एक्टिव, जो बर्न होते हैं, बिजली बनाते हैं? वो है 25। 7 एटॉमिक पावर स्टेशन और 25, उन 7 एटॉमिक पावर स्टेशन में 25 क्या है?
न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं जानना। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है आपकी रिफ्लेक्टिंग स्टडी ग्रोथ इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, इंडिया करेंटली ऑपरेट्स 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट 7 साइट अक्रॉस। ठीक है, यहाँ 24 नहीं, एक्चुअली 25 है। ठीक, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट 7 साइट्स, बताया ना, 7 एटॉमिक पावर स्टेशन में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं? 25 अक्रॉस 6 स्टेट्स विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 8.8 गीगावाट। यानी कि इंडिया की टोटल जो एनर्जी कैपेसिटी है उसमें 8.8 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL। जैसे थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? वो है ऑब्वियसली महाराष्ट्र है, एक राज्य महाराष्ट्र हो गया, एक राजस्थान हो गया, तमिलनाडु में 2 हो गए, 3 राज्य हो गए, यूपी 4 हो गया, कर्नाटका 5 हो गया और गुजरात 6 हो गया। ठीक, 6 राज्यों में 6 स्टेट्स और 7 एटॉमिक पावर स्टेशन है। और कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? 25 न्यूक्लियर रिएक्टर। और एनर्जी कितनी जनरेट करते हैं? 8.8 गीगावाट। इंडिया की जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है उसका 8.8 गीगावाट कहाँ से जनरेट होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होता है। ठीक, 6 राज्यों में 7 एटॉमिक पावर स्टेशन और 25 न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक, यही सिंपल सी न्यूज़ है। अगला क्या है? एज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, आपने नाम सुना होगा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का। इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो पार्लियामेंट के अराउंड का एरिया है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, तमाम तरीके के जो नए मिनिस्ट्री के नए ऑफिसेस बन रहे हैं। और आपको पता है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को बदल करके कर्मयोगी भवन कर दिया गया है। ठीक, तो उसमें क्या है? उसी में एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट द युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम विल बी सेट अप इन द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ न्यू दिल्ली विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट शो काजेज इंडिया सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। सिंपल से हिंदी में न्यूज़ क्या है कि केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, एक संग्रहालय बनेगा जिसका नाम है युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। किसकी हेल्प से बनाया जाएगा? फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट की हेल्प से बनाया जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स को तोड़ा जा रहा है, उसकी जगह क्या बनाया जा रहा है? युगे युगेन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। अगली है रिवाइजिंग MSME एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। रिवाइजिंग MSME एलिजिबिलिटी नॉर्म, एक मिनट ये पेन ले लूँ। रिवाइजिंग MSME एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, द गवर्नमेंट हैज अपडेटेड द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2025. Micro enterprises now have an investment limit of 2.5 crores and turnover of 10 crore. Small enterprises 25 crore investment and 100 crore turnover. और मीडियम enterprises का इन्वेस्टमेंट है 125 करोड़ 500 करोड़ का टर्नओवर। तो MSME की बेसिकली सरकार क्या कर रही है? डिफिनीशन चेंज कर रही है। MSME किसको MSME कहा जाएगा? यानी कि किसको कहा जाएगा? माइक्रो, किसको कहा जाएगा? स्मॉल, और किसको कहा जाएगा? मीडियम इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज मतलब फैक्ट्रियाँ, कुछ ऐसे बनाने के कारखाने, उनको क्या कहा जा रहा है? MSMEs कहा जा रहा है। तो माइक्रो वाले सबसे छोटे होते हैं, स्मॉल वाले उनसे बड़े होते हैं और मीडियम वाले उनसे भी बड़े होते हैं। ठीक, तो इसमें माइक्रो और स्मॉल मीडियम में क्या होता है कि कॉर्पोरेट टाइप का बिजनेस कल्चर नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती। इससे MSME को बढ़ावा देने से क्या होता है कि देश के जो लोकल कारीगर हैं, बुनकर हैं, हथकरघा वाले हैं, मान लिया कोई मोमबत्ती बना रहा है, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, चिप्स बना रहा है, पापड़ बना रहा है, तो वो सब किस में आ जाते हैं? MSME में आ जाते हैं। तो MSME में है आप तो टैक्स का फायदा है आपको, इस लोन्स के फायदे हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। तो इसीलिए MSME को डिफाइन किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि माइक्रो की लिमिट बढ़ा दी गई। माइक्रो की लिमिट कहा गया कि अगर आप 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस में और आपका टर्नओवर या आपका टर्नओवर आपका 10 करोड़ का रहता है, तो आप किस में गिने जाएंगे? माइक्रो में गिने जाएंगे। स्मॉल में क्या है कि अगर आप 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, टर्नओवर आपका 100 करोड़ का रहता है, तो आपका वो जो इंटरप्राइज है किस में गिना जाएगा? स्मॉल में गिना जाएगा। मीडियम इंटरप्राइज के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपका 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ का टर्नओवर है, तो आप किस में गिने जाएंगे? मीडियम में गिने जाएंगे। तो 2.5, 10, 2500, 12, 500 याद रखना है। 2.5, 10, 2500, 12, 500। 2.5 क्या है? 2.5 मतलब 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ टर्नओवर है। 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट स्मॉल में है, 10 करोड़ क्या है? टर्नओवर स्मॉल का है। 12 करोड़ जो है 12 मैं बोल रहा हूँ 125 करोड़ जो है मीडियम का और 500 करोड़ का क्या है? टर्नओवर है। तो ऐसे है 2.5, 10, 25, 100 और 125, 500। ठीक, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टर्नओवर है। ठीक, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो वही सरकार ने क्या किया? MSME के वर्गीकरण मानकों को क्या कर दिया? संशोधित कर दिया। जो वर्गीकरण है, डिवीजन का मानक है, उसको क्या कर दिया? संशोधित कर दिया। और 1 अप्रैल 2025 से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योगों
कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योगों के निवेशों और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी गई है। माइक्रो उद्यम के लिए 2.5 करोड़ और टर्नओवर क्या है 10 करोड़, और स्मॉल उद्यम के लिए 25 करोड़ का निवेश है और 100 करोड़ का क्या है टर्नओवर है। और मीडियम मध्यम उद्यम के लिए क्या है निवेश 125 करोड़ का है और टर्नओवर कितना कर दिया गया 500 करोड़ का। फिर से बता दूं आपको, ऐसे याद रखिए 2.5। अब देखिए मान ली कॉपी में लिखा आपने तो लगेगा याद हो गया, एग्जाम में भूल जाएंगे, तो बस सुनते रहिए आप। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपी में लिखने से ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर चीज लिखने बैठेंगे ना, मैं आपको करंट अफेयर्स ऐसे ही बता रहा हूँ, 2 से 3 बार वीडियो देखना याद हो जाएगा। आप एक चीज लिखने गए तो हर चीज लिखना पड़ेगा आप, समझ रहे हैं। और फिर वो कॉपी गायब हो जाएगी, तमाम तरीके जो प्रैक्टिकल दिक्कतें होती है। कुछ चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छा नोट बना लिया जाए और सजा के लिख लिया जाए, होना जाना कुछ नहीं है। मतलब बहुत डिसिप्लिन, ऑब्वियसली आप हमें से ज़्यादातर लोग बहुत डिसिप्लिन नहीं होते। आज आज मोटिवेटेड है तो नोट्स बना लिया, सब पेन वैन खरीद लिया, पता चले कल फिर भूल गए कि पेन कहाँ गया, कॉपी कहाँ गई, पता ही नहीं है। उससे बढ़िया है कि लेटे लेटे एटलीस्ट करंट अफेयर जो है सुनते रहिए। जैसे समाचार सुनते हैं, कोई बाँच रहा है आप सुन लीजिए, तो वही मैं बाँच रहा हूँ। और मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, स्पेशली चीज़ें सामने लिखी हुई हैं, मैं वही पढ़ रहा हूँ, मैं कोई जानकारी शो नहीं कर रहा हूँ। तो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, और 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ का टर्नओवर है। ये स्मॉल के लिए है, सॉरी ये माइक्रो के लिए है, ये स्मॉल के लिए, और ये क्या है मीडियम, एमएसएमई। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग पोर्ट ऑपरेशंस नेशन वाइड, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। स्टैंडर्डाइजिंग पोर्ट ऑपरेशंस नेशन वाइड, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज अनवील्ड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव टू इंश्योर यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन। एकदम ऑब्वियस न्यूज है, ठीक। वन नेशन वन पोर्ट किया जा रहा है, तो समझ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन दिस वन दैट, बहुत सारा ये सब क्लिशेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीजें चलती हैं, ठीक। वन नेशन वन लाइब्रेरी या कुछ भी ऐसे ही जो ब्यूरोक्रेट को समझ में आया नाम रख दिया उन्होंने। लेकिन उसी में एक क्या है कि वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव है कि सारे पोर्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, सारे पोर्ट एक तरीके से ऑपरेट होंगे, एक तरीके का प्रोसेस होगा, तो उनको गवर्न करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। आपको बताया ना इंडिया में मेजर माइनर पोर्ट होते हैं, मेजर माइनर, मेजर कितने हैं, मेजर पोर्ट हैं जो 13 हैं, 6 आपके वेस्ट कोस्ट पे और 7 किधर है ईस्ट कोस्ट पे। माइनर पोर्ट्स कितने हैं, माइनर पोर्ट्स करीब 217 पोर्ट। माइनर पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो प्राइवेट प्लेयर या स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, जिनको उनको क्या बोलते हैं माइनर, साइज से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे मुंड्रा पोर्ट है, मुंड्रा पोर्ट इंडिया का बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट पोर्ट है, लेकिन वो डेफिनेशन में किसके आता है माइनर में, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट पोर्ट है। तो जो प्राइवेट पोर्ट हो या जो स्टेट गवर्नमेंट डील करती हो जिस पोर्ट से, उनको बोलते हैं माइनर पोर्ट। और जो छोटे हों बड़े हों चाहे जो हों, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है तो उनको क्या बोलते हैं मेजर पोर्ट, ठीक। जैसे आपको बताया था कलकत्ता में एक हल्दिया पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है तो इसीलिए वो किस में है मेजर पोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग अ न्यू चैप्टर इन द इंश्योरेंस सेक्टर, RDAI हैज अप्रूव्ड वैल्यू एटिक्स रीइंश्योरेंस एज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रीइंश्योरेंस कंपनी। इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत की पहली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या है वैल्यू एटिक्स रीइंश्योरेंस। वैल्यू एटिक्स रीइंश्योरेंस भारत की पहली रीइंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस को इंश्योर करती है, वो क्या है, वो होती है रीइंश्योरेंस कंपनी। तो वो पहली कंपनी कौन सी है, वैल्यू एटिक्स। पहली कंपनी वो कौन सी है जो कर रही है, भारत की पहली री इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो है वैल्यू एटिक्स, ठीक है। सिंपल सा यही न्यूज। अब इसमें क्या बताया जाए, ठीक है। तो भारत की जो है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस भारत की पहली प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरेंस कंपनी वो होती है जो इंश्योरेंस को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को ही इंश्योर करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को भी, इनको भी तो जरूरत होती है इंश्योरेंस की, तो जो इनको इंश्योर कर दे वो क्या होती है री इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक। अभी तक जो है ये स्टेट मतलब गवर्नमेंट ओन्ड थी, लेकिन अब पहली जो खोली जा रही है इसका नाम है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस कंपनी। और आपको साथ ही साथ बताया था कि इंश्योरेंस में इंडिया ने क्या कर दिया, इंश्योरेंस में किया, री इंश्योरेंस में इंडिया ने क्या कर दिया 100% FDI कर दिया, डायरेक्ट रूट से, ऑटोमेटिक रूट से, ठीक। अभी तक कितना था ये 74% था, अब उसको कितना कर दिया 100%। पिछले न्यूज में आपको कभी बताया है शायद। एमिंग फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप, aiming for global sustainability leadership, Indore has launched the climate mission to become the world's first energy literate city by educating 5 lakh residents to reduce greenhouse gas emission and promote energy conservation। अब देखिए क्या इस न्यूज़ का रियलिटी में कोई मतलब है, कहीं कोई बच्चे नॉर्मल चीज़ तो पढ़ नहीं रहे, जिसको कूड़ा जहाँ फेंकना है वो सिखाने से नहीं आएगा। सरकार मिशन बना करके, अब सरकार क्या करेगी, मिशन बनाएगी, कुछ लोगों को पैसा बांटेगी, पैसा खा के खत्म। लेकिन चूंकि अब समाचार है तो याद करना है आपको। सर क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है,
एक इंदौर क्या कर रहा है, इंदौर है ने लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन, एक क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया जिससे इंदौर को पहली एनर्जी लिटरेट सिटी बनाया जाएगा। बनेगी नहीं बनेगी वो बात की बात है, लेकिन इंदौर दुनिया की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी होगी। ठीक। Marking a conservation first, India has launched its first coastal aquatic water bird census at the Marine National Park and Sanctuary in Jamnagar, गुजरात, jointly conducted by the Forest Department and Gujarat Bird Conservation Committee। ठीक है, तो भारत का पहला फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक वाटर बर्ड का सेंसस होगा। और कहाँ पर होगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि फैक्चुअल है तो इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कोस्टल एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस होने जा रहा है। कहाँ पर होने जा रहा है, मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जामनगर गुजरात में होने जा रहा है, जिसको कर कौन रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात बर्ड कंजर्वेशन कमेटी। ठीक, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि जो पहला कोस्टल एक्वेटिक वाटर बोर्ड जनगणना जो हो रही है, जो वो पक्षियां, वो वाटर बर्ड जो कोस्टल हैं, जो एक्वेटिक हैं वाटर बर्ड्स हैं, उनकी क्या की जा रही है, जनगणना की जा रही है। और कहाँ से शुरू हो जा रही है, वो मरीन नेशनल पार्क और एवं अभ्यारण्य गुजरात के जामनगर से शुरू की जा रही है। ठीक, और किसके द्वारा आयोजित की जा रही है, वन विभाग और गुजरात बोर्ड कंजर्वेशन कमेटी द्वारा 3 से 5 जनवरी तक संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जामनगर गुजरात, ठीक, में क्या किया जा रहा है, पहला एक्वेटिक वाटर बर्ड्स का सेंसस किया जा रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंडियाज एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, द इंडिजिनस सर्जिकल रोबोट सिस्टम SSI मंत्रा सक्सेसफुली कंडक्टेड 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरीज थ्रू टेली सर्जरी अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, क्या कर रहा है, इंडिया का एडवांसमेंट बताया जा रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को दर्शाते हुए स्वदेशी सर्जिकल रोबोट प्रणाली SSI मंत्रा ने 286 किलोमीटर की दूरी की से टेली सर्जरी के माध्यम से सफलतापूर्वक 2 रोबोटिक हृदय शल्य क्रियाएं की हैं, मतलब 2 हार्ट सर्जरीज की हैं। किसके हेल्प से, रोबोट की हेल्प से। और क्या नाम है, SSI मंत्रा नाम है उस रोबोट का, क्या नाम है, SSI मंत्रा। In a major recognition for regional heritage, the central government has conferred classical language status on Marathi, the official language of महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको क्या किया है, महाराष्ट्र को किस लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और मराठी महाराष्ट्र की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यानी महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि मराठी है, उसको भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। क्षेत्रीय विरासत को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। ठीक, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग द ओरिजिनल सिक्स कौन कौन सी हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, एंड 5 रिसेंटली एडेड, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। तो कुल मिलाकर इंडिया की कितनी जो क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, 11। 6 पहले थी और 5 क्या हो गई, बाद में ऐड की। तो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, पाली है, संस्कृत है, असमीजी है और बंगाली है। वैसे इंडिया के 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक, उनमें से 11 जो क्या है, वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। अब क्लासिकल लैंग्वेज की क्या होती है, डेफिनेशन थोड़ा सा ये देखेंगे। और क्लासिकल लैंग्वेज क्या है कि इनकी अपनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और बहुत पुरानी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ये सब डिफिनेशन है किस चीज़ की, क्लासिकल लैंग्वेज की। बस आपको 11 के नाम पता होने चाहिए, ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक, तो 2004 में भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज किसको रिकॉग्नाइज किया गया था, भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में संस्कृत को किया गया था। तो ये लिखा है, भारत ने अब 11 भाषाओं को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, जिनमें मूल 6 भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया थी। और हाल ही में जोड़ी गई 5 भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल हैं, जबकि 2004 में तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी। ठीक, अगला न्यूज क्या है, रिव्यूइंग स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट फॉर 2023-24 इन विच चंडीगढ़ टॉप फॉर द 3rd स्टेट ईयर। ये आपको शायद एक बार पढ़ाया था। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में क्या किया, चंडीगढ़ ने लगातार तीसरी बार टॉप किया और मेघालय लास्ट आया है। ठीक, यही सिंपल सी न्यूज़ है। ठीक, एक बार और पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये न्यूज़। शोकेसिंग एंशिएंट हेरिटेज थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द गुजरात गवर्नमेंट हैव इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिएंशियल म्यूजियम इन वडनगर। भारत का पहला क्या किया गया है, वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिएंशियल म्यूजियम वडनगर में लॉन्च किया गया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन विरासत को प्रदर्शित करते हुए संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में देश के पहले विश्व स्तरीय पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया। वडनगर नाम याद रखना है आपको। ठीक,
अगला क्या है, रीचिंग अ मेजर अर्बन ट्रांसपोर्ट माइलस्टोन, इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क क्रॉस 1000 किलोमीटर बाई जनवरी 2025, बिकमिंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया में 1000 किलोमीटर लंबी क्या है, मेट्रो की रेल लाइन है। और इस तरीके से इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया है, चाइना पहले नंबर पर है, यूएस दूसरे नंबर पर, और इंडिया कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर। इंडिया में कितनी 1000 किलोमीटर की क्या हो गई है, मेट्रो रेल लाइंस बिछ चुकी हैं, मेट्रो रेल लाइंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Strengthening bilateral relations and the Act East policy, Indonesian President Prabowo Subianto attended India's 2025 Republic Day parade as चीफ गेस्ट। इंडोनेशिया के जो है प्रेसिडेंट है वो क्या बने थे, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बने थे। हर साल रिपब्लिक डे में फॉरेन कोई डिग्निटरीज बुलाए जाते हैं, उनको चीफ गेस्ट बनाया जाता है। जैसे 2026 में यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन और यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन 2 लोग इस बार होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पढ़ाऊंगा जब इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बताऊंगा 2026 में ये 2 लोग आएंगे। जनवरी 2026 में होने जा रहा है क्या, रिपब्लिक डे ऑब्वियसली नहीं, तो अभी कुछ दिन हो जाए, वीडियो आने से पहले ही मेरे ख्याल से 26 जनवरी बीत जाएगी। तो 2026 में कौन होगा, ये 2 लोग होंगे जब हम वो देखेंगे क्या, ठीक है। तो ये 99 रुपये फिर से MCQ, आप 15 MCQ एक अर्ली स्टार्ट करने के लिए आपको MCQ और PYQs तो मैं करवाऊंगा ही। 15 MCQs है मात्र 99 रुपये में, हिंदी में भी है, पेपर 2 के लिए भी है, पेपर 1 के लिए भी, दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। जिसमें आप परचेज करना चाहें 99 रुपीज़ में आपको ये हो जाएगी। बाद में ये रिपब्लिक डे के बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 599। तो जो बच्चे, चूँकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्या है कि 100 पेज के करीब का ये डॉक्यूमेंट रहता है हर एक MCQ, उसमें 20 पेज का आपका क्वेश्चन और फिर 80 पेज 60 पेज 50 पेज में क्या है, सोल्यूशन। उलगुलान जिनको GS पेपर 2 GS2 की तैयारी करनी है, हमारे सर कर रहे हैं, देखिए AK याकूबी सर हैं, वो कर रहे हैं, वो आप ज्वाइन करिए, ठीक। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। ये सॉरी मंथन है, ये मेंस का जो लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी करिए। पुशिंग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स टू एनहांस कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 आर्म्ड सर्विसेज थ्रू इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड्स एंड बिल्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कॉम्बैट रेडी फोर्स, ठीक है। तो ईयर ऑफ द रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया, ठीक। और उससे ज़्यादा कुछ नई न्यूज़ है ये। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डेमोग्राफिक जनरेशन, इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेम्यूडिका जेंग वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1, 2025 एट 12 PM in Aizawl, मिजोरम। वाइल चिल्ड्रन बॉर्न बिटवीन 2005 to 2039 विल बी क्लासिफाइड एज जनरेशन बीटा। तो अगर आप में से इस बीच में कोई पैदा हुआ हो 2025 से लेके 2039 के बीच में, तो वो अपने आप को क्या कहना शुरू कर दे, जनरेशन बीटा। तो ऑब्वियसली आप इसके अभी तो जनरेशन बीटा तो आप हो नहीं सकते, आप क्या होंगे, जेनजी होंगे, या बहुत दिन से नौकरी खोज रहे होंगे तो मिलेनियन हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ होंगे। मैं तो जेनजी हूँ, मैं जेनजी नहीं हूँ, मिलेनियन हूँ। प्रमोटिंग वुमेन्स वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यू वर्किंग वुमेन हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन इन दिल्ली। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए एक हॉस्टल का इनोग्रेशन किया गया, सुषमा भवन, सुषमा स्वराज जी के नाम पे किया गया, ठीक। वो दिल्ली की पहले महिला चीफ मिनिस्टर थी, वो ना दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, और साथ साथ भारत की क्या थी, वो फॉरेन मिनिस्टर भी थी, ठीक। तो उन्हीं के नाम पे वर्किंग वुमेन के लिए एक हॉस्टल खोला जा रहा है, जो औरतें काम करती हैं कहीं ऑफिस में, कहीं कुछ काम करती हैं, उनके लिए एक हॉस्टल है, ठीक। मेकिंग अ हिस्टोरिक डेमोक्रेटिक इंक्लूजन, द इंडिजिनियस जारवा ट्राइब ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव बीन ग्रांटेड वोटिंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जारवा ट्राइब जो है अंडमान निकोबार के, उनको वोटिंग राइट दी गई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी तक उनको वोटिंग राइट नहीं था, या वो लेना भी नहीं चाहते, तो अब सरकार ने कदम उठा करके उनको क्या किया है, इंक्लूड किया है इलेक्टोरल पैटर्न में, ठीक। तो अब उनकी जीवन अच्छा होगा खराब होगा तो वही जाने। वो तो जारवा ट्राइब जो है अंडमान के, उनको क्या कर लिया गया, वोटिंग राइट दे दी गई है। Improving all-weather connectivity in the Himalayas, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 6.5-kilometer long Z-Mode tunnel on the Srinagar-Leh National Highway, ensuring a year-round connectivity between Kashmir and Ladakh। Z-Mode tunnel का क्या किया है, एक मिनट, जरा सा फोन आ गया था मेरा, एक मिनट में फिर से पढ़ता हूँ इसको। इसमें ये न्यूज़ है कि इंप्रूविंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन द हिमालयाज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 6.5
किलोमीटर लॉन्ग जेड मोर टनल ऑन द श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे इंश्योरिंग ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। तो बेसिक सी न्यूज़ है कि एक टनल का इनॉग्रेशन किया गया जिसका नाम है जेड मोर टनल। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, मेन चीज हर समय कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ते वक्त ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्शियस में रखना है कि करंट उससे क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। तो जेड मोर टनल है तो पूछ सकता है कि वो किसको कनेक्ट कर रहा है, तो वो आंसर हो सकता है श्रीनगर लेह को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये ऑल ईयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी क्या है कि सर्दियां पड़ती हैं, बर्फ पड़ने लगी तो रास्ता बंद हो जाता है, आप जा ही नहीं सकते यार, लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, इस तरीके का हाल है। तो अब ये 6.5 किलोमीटर की टनल है, यानी कि पहाड़ के बीच में से रास्ता ये काटा गया है, ठीक। यही हिंदी में यही क्या न्यूज़ है कि हिमालयी क्षेत्र में हर मौसम कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए, एक मिनट जरा ये पेन ले लूँ मैं, हर मौसम को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6.45 किलोमीटर लंबे जेड मोह टनल का उद्घाटन किया, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर का संपर्क बना रहेगा, ठीक। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, और कुछ बताने वाला नहीं उसमें, ठीक। आपको बस याद रखना है जेड मोर टनल है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ रही है, ऑल ईयर कनेक्टिविटी बन रहा है कि हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहे। अगला न्यूज़ आप देख रहे हैं कि हर बार क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन करके कुछ, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये नहीं जानना, चूंकि बज वर्ड है और लो और बार बार पेपर में छप रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करना बहुत कठिन है, ग्रीन हाइड्रोजन तो छोड़िए, मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन बता चुका हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक। अगली न्यूज़, ये न्यूज़ जरा पढ़ देते हैं कि एडवांसिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड दी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब नियर पुडीमडाका इन विशाखापट्टनम, द फर्स्ट सच हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद अ प्लान कैपेसिटी ऑफ 20 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना इस तरीके के बड़े सारे प्लांट जो है कोई ना कोई इनॉग्रेट करता रहता है। आपको फिर बता चुका हूँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का यूज़ हम इस समय किस लिए कर रहे हैं, एक तो फ्यूल के तौर पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर होता है और हीट होता है। तो ये दोनों तो पॉल्यूटेंट है नहीं, वाटर हीट तो ऑब्वियसली पॉल्यूटेंट नहीं है। लेकिन अगर कोयला या पेट्रोल बर्न कर रहे हैं, आप पेट्रोल को फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब निकलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे बंद करेंगे तो H2 और हीट निकलेगी, तो इसलिए ग्रीनेस्ट फ्यूल है क्या है, हाइड्रोजन। अब उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन बता चुका हूं आपको, लेकिन एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। एक हाइड्रोजन अपने आप में ही ग्रीन फ्यूल है, ठीक, कोई मिशन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में कोयला खर्च होता है। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में पानी वानी को गर्म करना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कोयले का यूज होगा। तो फिर क्या फायदा, अगर हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए अगर आप इटसेल्फ कोयले को यूज कर रहे हैं तब तो वो फिर कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसका जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से होता है, मतलब हम ऐसे मेथड से हाइड्रोजन को जनरेट कर रहे हैं कि वो अपने आप ग्रीन तरीके से हो। जैसे विंड पावर से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, ग्रीन वो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे हम सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम फर्दर हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोयले से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन जनरेट करने का मतलब है कि पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है और वो ब्रेक कर रहा है। लेकिन इस बार हम कोयले का यूज किए हैं, तो चूंकि कोयला इटसेल्फ एक पॉल्यूटेंट है, तो क्या हो जाता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाता, सिर्फ हाइड्रोजन कहलाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये ऐसा हाइड्रोजन है जिसके प्रोडक्शन में कोई पॉल्यूटेंट एमिट ना हुआ हो, तो ये वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस तरीके का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब बुड्डी मडाका विशाखापट्टनम में का इनॉग्रेशन किया। हिंदी में यही सिंपल सी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। सेटिंग अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड इन जामनगर गुजरात बाय द अंबानी ग्रुप। अंबानी ग्रुप क्या कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाटा सेंटर, एक्चुअली डेटा दोनों शब्द सही है पर रियल शब्द है डाटा, डाटा सेंटर जो है इज बीइंग डेवलप्ड इन जामनगर गुजरात बाय द अंबानी ग्रुप। अंबानी ग्रुप क्या कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर डेवलप कर रहा है, ठीक। वैश्विक अवसंरचना का नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गुजरात के जामनगर में अंबानी समूह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक। थोड़ा सा डेटा में नॉर्मल सी न्यूज़ है, लेकिन मैं बता देता हूँ डेटा और क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है और डाटा बोला जाता है, ठीक। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो डाटा बोलिए, डाटा। अगर आप नहीं है तो डेटा भी लोग बोलते हैं, ठीक। DAT है प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग तो DATA ही है, पर उसका उच्चारण हम करते हैं डाटा।
एक्सपैंडिंग बैंकिंग नॉमिनेशन राइट्स द लोकसभा, नेक्स्ट न्यूज है, एक्सपैंडिंग द बैंकिंग नॉमिनेशन राइट्स द लोकसभा हैज पास द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 अलाउइंग बैंक अकाउंट होल्डर्स टू अपॉइंट अप टू 4 नॉमिनीज इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है थोड़ी सी, क्योंकि किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्चुअल दिख रही है, इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अब एक नॉमिनी की जगह 4 नॉमिनी भी अपने बैंक में क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए उसने क्या, गवर्नमेंट ने क्या कि बैंकिंग लॉज बिल को क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। बैंकिंग नामांकन अधिकारों का विस्तार करते हुए लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसके तहत अब खाता धारक एक के बजाय 4 नामांकित व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा न्यूज है। अब इसमें इमेज लगा दूं, तमाम तरीके का आपको ड्रामा करके बताऊं, कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा पढ़ते जाना है, एग्जाम में 2-3 बार वीडियो देख लेनी है और रिकॉल कर लेना है उसको एग्जाम में किसी तरीके से। आपको पता है ना, 80-90 हज़ार करंट अफेयर्स के न्यूज़ हर साल जनरेट होते हैं और वो सारे के सारे बराबर एक इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पढ़ नहीं सकते, सबका नोट्स नहीं बना सकते, बस आप ही कर सकते हैं कि एक टीचर पे बिलीव करना है, वो 800 से 1000 जो करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा है वो पढ़ लेना और समाचार की तरह सुन लेना है बस। ठीक, कॉपी किताब लेके आप 10 जगह मैगजीन वगैरह से नोट नहीं लेने हैं। ठीक, boosting youth skill development, the PM internship scheme announced in 2024-25 budget aims to offer internship opportunities to 10 lakh youth in top 500 companies over a period over a 5-year period। एकदम ये न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी, एकदम पूछा ही नहीं जा सकता इससे करंट अफेयर। ठीक, इसको छोड़ते चलना है, वरना 1.5-2 पेज का मैं इंटरनेट पे आपको दिखा दूंगा कि आधा घंटा आपको इसी में लग जाएगा और पढ़ते रहेंगे तो लगेगा कि पढ़ रहे हैं, एग्जाम में 2 महीने बाद कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कोई फैक्चुअल बात तो है नहीं इसमें, ये तो बस ऐसे ही अब करने के लिए चीज़ें हैं, कहने के लिए चीज़ें हैं ये सब। ऑनरिंग मैथमेटिकल एक्सीलेंस, अगला न्यूज़ है, ऑनरिंग मैथमेटिकल एक्सीलेंस, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 22, declared in 2012 by Prime Minister Manmohan Singh on 125th birth anniversary of Srinivas Ramanujan, with this year themes being mathematics the bridge to innovation। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये कब से आयोजन शुरू किया गया है, 2012 से शुरू किया है। किसने शुरू किया है, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है, जो मैथमेटिशियन, महानतम वर्ल्ड के मैथमेटिशियन में से एक है श्रीनिवास रामानुजन, उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के स्टार्टिंग में जो है ये सेलिब्रेट किया गया। इस साल की थीम क्या है, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर है, जो पेपर का जो बनाने वाला है उसके पास डाउट का कोई चांस नहीं है कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, उसको खुद एग्जैक्ट आंसर पता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। बार बार समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश, ऑब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक, जिसमें बहुत सारा फिलॉसफी लिखी हुई, बहुत आइडियलिस्टिक बातें लिखी हुई, नीति आयोग ये बना रहा है, वो कर रहा है, वो सब नहीं पूछ, इन जनरल नहीं पूछा सकता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ पूछा तो कुछ भी जा सकता है। ठीक, लेकिन फोकस हमको रिस्क लेके करना है ना, रिस्क लेके चलना है कि शायद ना पूछे ये। अगला न्यूज़ क्या, इनहांसिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड मित्रा टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रैक अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट एंड इनएक्टिव म्यूचुअल फंड। एक बार पहले करंट अफेयर्स के न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ, MITRA मित्र नाम का एक क्या किया, लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके तहत क्या है कि इन्वेस्टर जो है अपने अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और या इनएक्टिव म्यूचुअल फंड अकाउंट्स को भी वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे दादा दादी ने आपके कोई म्यूचुअल फंड को लिया, डेथ कर गए, या कहीं बॉन्ड खरीद लिया है, भूल गए उसको, तो वो उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और आप क्लेम कर सकते हैं कि आप अब इसके आप रियल हकदार हैं। तो उसको रिकवरी करने के लिए ये एक स्कीम है। 10 से 50 हज़ार करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं बैंकों में, जिसका कोई जो है वो नहीं है, लीगल उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, क्लेम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया मित्रा। तो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव न्यूज़ है, पूछा जा सकता है कि मित्रा ऐप या मित्रा प्लेटफॉर्म किस चीज़ से है, तो ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है। ठीक, अगला न्यूज़ क्या है, ऑनरिंग द लेजेंडरी वॉइस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ 100 रुपीज कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिनोन्ड सिंगर मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन पे 100वें बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए 100 रुपए का एक वो सिक्का जारी, स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ठीक, तो हर साल कोई ना कोई किसी न किसी का 100वां जन्मदिन होता है तो सिक्के उके जारी किए जाते हैं, ये बहुत ऑब्वियस न्यूज़ है। ठीक, अगर आप सबका पढ़ते चलेंगे तो 1000 न्यूज इसी की बन जाएगी कि किसके लिए सिक्के जारी किए गए हैं। Strengthening AI education and innovation, Maharashtra has announced the establishment of India's first AI university guided by task force of experts from academia, industry and government। ठीक, बस AI यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है महाराष्ट्र में, और कुछ नहीं। AI यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है महाराष्ट्र में। टारगेटिंग ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कम्पिटिटिवनेस, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम थ्रू PM गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विद गोल ऑफ एंटरिंग द टॉप 25 रैंकिंग ऑफ
वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाई 2030। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएम गति शक्ति का नाम सुना होगा आपने, अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई करते होंगे तो पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी का नाम सुना होगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर क्या आती है, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या करती है कि लॉजिस्टिक्स वाले प्रोग्राम, मतलब कि सामान प्रोड्यूस हो गया और उसको पहुंचाना है, उस तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो उसके तहत क्या किया है कि पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है, इस ताकि इंप्रूवमेंट हो सके लॉजिस्टिक्स में। और एक टारगेट, छोटा सा माइन्यूट सा टारगेट ये है कि वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है, उसमें इंडिया चाह रहा है कि टॉप 25 में वो आ जाए, अभी बहुत नीचे है। ठीक, तो वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धा में सुधार के लक्ष्य के साथ भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, ताकि 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 देशों में वो स्थान हासिल कर सके। अगली न्यूज क्या है, एक्सपेंडिंग लिंग्विस्टिक इंक्लूजन इन पार्लियामेंट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ 6 एडिशनल लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू, ये 6 भाषाओं का और ट्रांसलेशन मिलेगा आपको। आपको पहले बता दिया था कि 22 भाषाओं में प्रसारण होगा। जितनी भी शेड्यूल, जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, उन सब में क्या होगा, प्रसारण होगा। और उनके अलावा इन 6 भाषाओं में ट्रांसलेशन भी उपलब्ध होगा। ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। अब देखिए भाषाओं से रिलेटेड बहुत कुछ बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। जैसे एक तो वही आपको बताया कि 22 की 22 भाषाओं में अब क्या होगा, वो होगा, प्रोग्राम को क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा दूरदर्शन पर। उसके अलावा आपको और बताया कि 11 भाषाएं अब इंडिया में क्या हो चुकी हैं, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पा चुकी हैं। पहले 6 थी और 5 रिसेंट में की गई हैं। सबसे रिसेंट में किसको किया गया, मराठी को किया गया। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि कहाँ क्या है। ठीक, उसके अलावा ये जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को क्या किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विसेज में शामिल किया जा रहा है। यानी इसका भी आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है वो इस भाषा में मिल सकेगा। संसद में वही लिखा हो, संसद में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय अनुवाद सेवाओं में 6 नई भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की है, जिनमें से जो हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। ठीक, अगला न्यूज़ क्या है, प्रमोटिंग कल्चरल इंटीग्रेशन द काशी टेम्पल समागम 3.0 वॉज इन आयोजित लेके आया, गलत ट्रांसलेशन हो गया, वॉज इनॉग्रेटेड फ्रॉम फरवरी 15 to 24 2025 इन वाराणसी टू डीपन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। ठीक, तो ये आपको पता ना काशी तमिल समागम क्या होता है, काशी तमिल समागम क्या है कि तमिल के बहुत सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो बनारस में बहुत जनरेशन से रह रहे हैं, तो उनको एक कनेक्शन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, काशी तमिल संगम 3.0, ये 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। काशी तमिल संगम, हिंदी में बोलते हैं संगम, इंग्लिश में संगमम। तो उसका आयोजन, वो तीसरा आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, बस आपको याद रखना है काशी तमिल संगमम क्या है कि जो काशी के जो पिलग्रिमेज हैं और तमिल के एक दूसरे से कनेक्शन बनाया जाए। ठीक, आने जाने में होटल वगैरह ये सब चीज़ की फैसिलिटी दी जाए। ठीक, ऑनरिंग इंडियाज वॉर हीरोज ड्यूरिंग हिज फ्रांस विजिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड अ ट्रिब्यूट टू मार्ग्यूज वॉर मेमोरियल इन मार्से एंड ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज न्यू ट्रेड ऑफिस देयर विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस गए थे मोदी जी, वहाँ पे जो इंडियन जो सोल्जर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट किए थे फ्रांस की तरफ से, उनके लिए क्या किया है, मेमोरियल की स्थापना की है। कहाँ पे, मार्से में। मार्सेली लिखा है, इसको मार्से पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्से के मार्सेगास युद्ध स्मारक पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद, प्रथम विश्व युद्ध वालों के लिए भी किया गया, मैं दूसरा ही बोल रहा था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत के नए ट्रेड एम्बेसी कार्यालय का उद्घाटन किया। ठीक, तो बस इतनी सी न्यूज़ थी, इसके साथ ही हमारा करंट अफेयर्स खत्म हुआ। ये 6ठा वीडियो था हमारा, और इसके साथ नेशनल इवेंट पूरे खत्म हुए। नेशनल इवेंट हमने खत्म कर दिया। नेशनल इवेंट के 6 वीडियो थे, जो सबसे बड़ा टॉपिक था नेशनल इवेंट, 6 वीडियो। 2 वीडियो आपको लगेंगे इंटरनेशनल इवेंट में, ये हो गए 8 वीडियो, और बाकी से 6 से 7 वीडियो जो आधे घंटे 15-15, 20-20 मिनट के होंगे, ये 6-7 वीडियो उसमें खत्म हो जाएंगे। तो 15 से 16 वीडियो में आपका पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। और तो ठीक है, इसी के साथ और फिर से एक बार और 99 रुपीज़ में एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 15 एमसीक्यू है विद डिटेल सॉल्यूशन वगैरह है, और उसके साथ मैं आपका 4 ईयर का एक पीवाईक्यू का यूट्यूब पे तो मैं बता ही रहा हूँ लूँगा। तो ये 15 एमसीक्यू, ये 4 साल का पीवाईक्यू और विद करंट अफेयर्स, तो आपका 80% सिलेबस इसी में ही कंप्लीट है। और एमसीक्यू आपको क्या करेगा, पढ़ने से पहले आपको एक बेस लाइन प्रोवाइड कराएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ना जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि उनको नहीं पढ़ना, उनको दिमाग उनसे फुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये गूगल प्ले पे हमारा ऐप है, सिलेक्ट सिविल्स है, कॉन्टैक्ट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।